हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का इतिहास यानी हिस्ट्री। और उस हिस्ट्री में जो क्लास 12th के जितने भी टॉपिक हैं, जैसे जो क्लास 12th है उसमें लगभग 15 टॉपिक्स हैं इतिहास का, है ना। जिसमें हम लोग इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहला भाग जो होता है हिस्ट्री, है ना, जिसको हम कहते हैं इतिहास। इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, एक होता है मेडिवल हिस्ट्री और एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री। अब एंशिएंट हिस्ट्री को हम कहते हैं प्राचीन इतिहास, और इसको कहते हैं मध्यकालीन इतिहास, और इसको कहते हैं आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो जो भी हमारा सिलेबस है, सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सिलेबस को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है हमारा, उसके अनुसार उसको हम धीरे धीरे आगे हुए पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज कक्षा 12वीं का जो इतिहास है। और ये जो होगा हमारा जो क्लास होगा वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी पर आधारित होगा, यानी जो भी बातें एनसीईआरटी में है और दी गई है उन सभी को हम लोग इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आपको भाग 1, यहाँ पे आपको ये जो कक्षा 12th का जो इतिहास है इसको 3 किताबों में बांटकर पढ़ा जाता है। जो सबसे पहला भाग 1 किताब है उसको हम कहते हैं प्राचीन इतिहास, और इंग्लिश में कहते हैं एंशिएंट इंडिया या हिस्ट्री, प्राचीन भारत या एंशिएंट इंडिया। और उसमें जो पहला टॉपिक है पाठ 1 या अध्याय 1, ईंट मनके और अस्थियां। ईंट मनके और अस्थियां मेनली हम ये बोले तो हमको यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला पार्ट जो हो गया हम पढ़ेंगे वो है सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं अध्याय 2, जो हमारा टॉपिक है राजा, किसान और नगर, यानी आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। इसके बारे में हम लोग अध्याय 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 3 जो है उसको नाम है बंधुत्व, जाति एवं वर्ग, आरंभिक समाज, यानी जो हमारा तीसरा टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चौथा जो हमारा टॉपिक है, सभी टॉपिक्स को हम विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम लोग केवल इंट्रो ले रहे हैं, बाद में इसको हम बढ़िया से एक एक चीज को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो हमारा चौथा जो टॉपिक है वो है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। ठीक है, तो सांस्कृतिक विकास में हम इसको पढ़ लेंगे, सांस्कृतिक विकास। अब देखिए हम लोग को जो अगला पढ़ना है, अब हमारा जो आता है दूसरा किताब है। दूसरा किताब का है जो भाग 2, जिसमें हमको मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करते हैं। और उसमें हमारा जो अध्याय 5 होता है वो होता है यात्रियों के नजरिए और समाज के बारे में उनका विवरण। छठा जो हमारा टॉपिक है वो है भक्ति एवं सूफी परंपराएं, जिसको हम कहते हैं धार्मिक विश्वासों में बदलाव। सातवां जो हमारा टॉपिक है ये है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, यानी विजयनगर के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं अध्याय 7 में। अध्याय 8 जो है इसमें हम लोग पढ़ते हैं किसान, जमींदार एवं राज्य, मुगल कालीन ग्रामीण समाज। ठीक है, तो ये हमारा 8वां टॉपिक है। आप लोग टॉपिक को भी साथ में लिख लेंगे ताकि आपको ये पता चले कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है ना, इसी क्रम में हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और एंड तक खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कम्प्लीटली इस पे पूरा पढ़ाया जाएगा आपको। बिल्कुल हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव करेंगे, सब्जेक्टिव भी साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसमें लिखने का अगर तरीका है तो लिखने वाला में भी हमारा अप्रोच बढ़ेगा। 9th जो अध्याय है जिसको हम कहते हैं शासक और विभिन्न इतिवृत्त, यानी मुगल दरबार के बारे में मेनली हमको पढ़ना होता है। तो यहाँ तक जो हमने सीखा अध्याय 9 तक, ये हमारा था मध्यकालीन भारतीय इतिहास। ठीक है, यहाँ तक क्या था, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। अब आगे जो हम पढ़ेंगे जो हमारा भाग 3 है, जिसमें हम लोग आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा जो अध्याय 10 जो टॉपिक है वो है उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। ठीक है, ये हमारा अध्याय 10 है। अध्याय 11 जो है वो है विद्रोही और राज्य, 1857 का आंदोलन। ठीक है, अध्याय 12 है औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण और नगर योजना। ठीक है, ये हमारा 12 है। 13 में हम लोग पढ़ते हैं महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इन महात्मा गांधी से संबंधित
और उन्होंने कैसे कैसे आंदोलन प्रारंभ किया उसके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर 14वें अध्याय में हम पढ़ते हैं विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति और अनुभव। और 15 जो हमारा टॉपिक है ये अंतिम टॉपिक है जिसका नाम है संविधान का निर्माण और एक नई युग की शुरुआत। तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया कि हमारे क्लास 12 की सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, यानी हमें कैसे कैसे इसमें आगे बढ़ना है, ठीक है ना। इतिहास में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार बोर्ड की अगर बात करें हम तो 100 में 50% ऑब्जेक्टिव होता है, यानी आपसे 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं और बाकी 50 नंबर के जो होंगे वो सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जिसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी शामिल होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग जब क्लास स्टार्ट करेंगे और उसमें हम जब टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे तो उसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों कराते हुए चलेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम अच्छे से देखेंगे और अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक्स को, जो हमारा नाम है, जिसका नाम है ईंट, मनके और अस्थियां। तो ये हमारा पहला टॉपिक है। तो हेडिंग लगाइएगा अध्याय 1 ईंट, मनके और अस्थियां। अब मैं बार बार इसको ईंट, मनके और अस्थियां नहीं कहूंगा, मैं इसको डायरेक्ट बोलूंगा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो हम लोग आज से देखना शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये हमारा पहला टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी में ईंट, मनके और अस्थिया के नाम से दिया हुआ है, यानी ईंट, मनके और अस्थिया। तो हम लोग मेनली इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो ईंट, मनके और अस्थिया के बारे में हमको पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। काफी डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे एकदम बहुत ही क्लियर और क्रिस्टल होगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। बशर्ते आप, एक ही शर्त है कि आप मेरे साथ साथ इसको पढ़ते रहेंगे और नोट्स भी बनाते रहेंगे। जब तक आप चीज़ों को पढ़ेंगे और लिखेंगे नहीं तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा यानी उस पर आप 100% नहीं दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बनाने में या सब्जेक्टिव को लिखने में दिक्कत की सामना कर सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि इसको साथ साथ मेरे आप लोग लिखते भी रहिए और पढ़ते भी रहिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये हमारा जो टॉपिक है, आइए हम समझ लेते हैं कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, यानी हम इस पूरे टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसकी भूमिका क्या है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की भूमिका क्या है, यानी इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कालक्रम क्या क्या है, यानी अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग कालक्रम की बात की जाती है ना। कभी कोई कुछ कहता है तो कभी कोई कुछ कहता है, तो ये सभी कालक्रम के बारे में डिसाइड करेंगे। और यहाँ पे हम ये भी आपको समझाएंगे कि एनसीईआरटी क्या कहता है। एनसीईआरटी जो फॉलो करता है मेनली उसी को हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम विस्तार, यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता भारत के किन किन हिस्सों तक फैली हुई थी और कहाँ कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता को पाया जाता है, तो हम उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि प्रमुख स्थल है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, यानी जितने भी स्थल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्या विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जो लोग थे उस समय समाज कैसा था, उस समय क्या जाति प्रथा थी, क्या वर्ग था, मतलब ऊंच नीच भेदभाव, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सामाजिक स्थिति में समाज में किसान थे, किसानों की स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो सामाजिक स्थिति में हम इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति यानी कहने का मतलब यह है कि उस समय के लोग जो थे वो उस समय का जो कंडीशन था, क्या उस समय गरीबी था, क्या उस समय अर्थव्यवस्था कैसी थी, क्या उस समय लोगों का रोजगार करते थे, व्यापार करते थे, आखिर क्या क्या उस समय पाई जाती थी, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक स्थिति, उस समय का राजनीति कैसा था, क्या राजतंत्र था कि लोकतंत्र था, कि वहाँ पे क्या होता था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे धर्म के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे धर्म के बारे में कि उस समय का धार्मिक स्थिति क्या थी, है ना, यानी उस समय धर्म क्या था, मंदिर था कि नहीं, मस्जिद था कि नहीं, उस समय के लोग किस देवी देवता की पूजा करते थे, उस समय किस जानवर की पूजा करते थे,
उस समय वृक्ष प्रकृति की पूजा करते थे कि नहीं करते थे, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। धार्मिक स्थिति के बारे में, सांस्कृतिक स्थिति, उस समय के लोगों की संस्कृति, यानी क्या क्या संस्कृति वाला कंडीशन था उस समय, वहाँ के लोग, जैसे कहने का मतलब है कला के क्षेत्र में क्या करते थे, नृत्य के, संगीत के, इन सभी क्षेत्रों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं सांस्कृतिक स्थिति में। फिर अगला पढ़ेंगे व्यापारिक स्थिति, यानी उस समय के लोगों का व्यापार कैसा था। उस समय के लोग कहाँ कहाँ व्यापार करते थे, केवल अपने राज्य के अंदर ही व्यापार करते थे, अपने शहरों के अंदर व्यापार करते थे, या वो विदेशों में भी उनका व्यापार चलता था। तो इसके बारे में लोग पढ़ते हैं व्यापारिक स्थिति में। फिर पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी और औद्योगिक, यानी उस समय साइंस और टेक, कहने का मतलब है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय का विज्ञान क्या था, उस समय के लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते थे कि नहीं। टेक्नोलॉजी एक्चुअली कुछ नहीं होता है, बस ये क्या करता है, आपके प्रत्येक काम को आसान बनाने का काम करता है, उसको हम कहते हैं प्रौद्योगिकी। उद्योग धंधे थे कि नहीं, उस समय कारखाने थे कि नहीं, तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर पढ़ेंगे पतन के कारण, यानी इतनी अच्छी सभ्यता जो एक शहरी सभ्यता थी, एक सुव्यवस्थित शहरी सभ्यता थी, जहाँ नालियाँ थी, नालियाँ ढकी हुई थी, पक्की ईंटों के मकान थे, तो आखिर इस शहर का पतन कैसे हो गया, ये शहर आखिर कैसे मतलब ये समाप्त हो गया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए मेरे साथ साथ आपको लिखते हुए चलना है, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, देखिए पश्चिमोत्तर भारत में स्थित एक त्रिभुजाकार आकार में बसा था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो था ये पश्चिमोत्तर भारत, यानी कहने का मतलब ये मान के चलिए ये हमारा डायरेक्शन है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ, अच्छे से बनाते हैं, ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो देखिए अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये अपना उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अब यहाँ से एक दिशा आपको मिलेगी जो देखिए नॉर्थ और साउथ इसके बीच में है, तो इसके बीच में तो इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट, यानी इसको हम बोलेंगे उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे इसको? उत्तर पूर्व। अगर यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले स्थिति को, तो ये देखिए ये वेस्ट और साउथ के बीच में है, यानी पश्चिम और दक्षिण के बीच में है। तो पश्चिम और दक्षिण के बीच में है, तो इस दिशा को हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम। अब देखिए इस तरह का कंडीशन यहाँ भी होगा। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो है ये आपका, इसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, इसके बीच में है ना, तो नॉर्थ वेस्ट, यानी इसको कहेंगे उत्तर पश्चिम। क्या कहेंगे इसको? इस वाले को कहेंगे उत्तर पश्चिम। अब यहाँ पे देखिए, फिर कलम चेंज करके आपको समझाते हैं, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा होगा इस दोनों के बीच, इस दोनों के बीच इस वाले दिशा को हम कहेंगे साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो हो गया इसको कहते हैं दक्षिण पूर्व। क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व। हमेशा दिशा जो हम लिखते हैं वो ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ को पहले लिखते हैं और उसके बाद पूर्व या पश्चिम को लिखते हैं। नॉर्थ, अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ पहले रहेगा, नहीं तो साउथ पहले रहेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो होती है, अगर हम एक चुंबक को जो स्वतंत्र रूप से लटका के एक चुंबक को छोड़ते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की दिशा में ही रुकता है। तो ये एक्चुअली ज्योग्राफिकली ये सही है। ज्योग्राफिकली इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, नॉर्थ, आप उसके बाद ईस्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? साउथ ईस्ट। यहाँ क्या लिखेंगे? साउथ वेस्ट। यहाँ क्या लिखेंगे? नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह का ये मान्यता है ज्योग्राफी में, है ना। तो इसीलिए हम हमेशा नॉर्थ या साउथ को पहले नॉर्थ लिखेंगे, तब ईस्ट या वेस्ट, साउथ तब ईस्ट या वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है पश्चिमोत्तर, यानी उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहने का मतलब है कि ये देखिए ये दिशा हो गया, तो उत्तर पश्चिम यानी इस वाले दिशा में, इस वाले दिशा में भारत में, कहाँ पे? भारत में। भारत में की बात करें अगर हम, तो भारत में एक त्रिभुजाकार आकार में बसा था, त्रिभुजाकार आकार में बसा था, ठीक है। अब आइए इसको आपको मैप से समझाते हैं। थोड़ा एक बार और एक चीज समझ लीजिएगा कि इसका जो क्षेत्रफल था वो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। यानी अगर क्षेत्रफल की बात करें हम, तो क्षेत्रफल इसका लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 किलोमीटर स्क्वायर। तो इतना में ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी, ये फैली हुई थी, ठीक है। इस मैप को जरा ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पे जो बातें आपको बताया था उसी बातों को हमने एक अच्छे से लिख दिया है, ठीक है ना।
ये वाला जो दिशा है आपको, इसको हम कहेंगे नॉर्थ या साउथ, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला दिशा है, इसको हम कहेंगे पूरब, पूरब पश्चिम, यानी ये पश्चिम है, ये पश्चिम है और ये पूरब है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको दिशा दिखा देगा, ये वाला, इसको कलम चेंज करके समझाते हैं आपको। ये वाला जो आपको दिशा दिया है, ये वाला जो आपको दिशा दिखाई दे रहा है, ये देखिए हमने क्या लिखा है, पहले उत्तर नॉर्थ, उसके बाद ईस्ट लिखा है ना, तो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, यहाँ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे हम जो लिखेंगे सबसे पहले साउथ को लिखेंगे ना, साउथ तब वेस्ट, यानी हम इसको लिखेंगे कैसे, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि जो दिशाएं ली जाती है ये कैसे लिया जाता है, ठीक है ना। अब हम आपको जो समझा रहे थे कि पश्चिमोत्तर भारत में, कहने का मतलब है पश्चिमोत्तर भारत जो होगा ये इधर होगा, है ना। उत्तर और पश्चिम में जो भारत है उसमें त्रिभुजाकार के रूप में फैला हुआ है कौन, सिंधु घाटी सभ्यता। यही हमारा लाइन था। उस लाइन को आपको ध्यान से समझ लेना है कि हमने क्या बोला था वहां पे। हमने बोला था आपको कि उत्तर पश्चिम में, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम में त्रिभुजाकार आकार में फैला था कौन, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका क्षेत्रफल था 20 लाख वर्ग किलोमीटर, 20 लाख वर्ग किलोमीटर को किलोमीटर स्क्वायर भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो वर्ग किलोमीटर को हम किलोमीटर स्क्वायर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे, ठीक है। अब आप देखिए इस मैप को जरा ध्यान से देखिए, इस मैप को, ये जो मैप बनाया गया है, आपको भी मैप बनाने आना चाहिए, ठीक है ना। मैप कैसे बनाना है एकदम ध्यान समझिए, मैप बनाते हैं आपको, ठीक है। रफली मैप आपको बनाने आना चाहिए। इस वाले पेन से बनाने में दिक्कत हो रहा है, फिर भी रफली आप बना सकते हैं मैप। ये आपको ये मैप है, ठीक है ना, रफली कॉपी पे आप बनाएंगे इजीली बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे ये वाला दिशा को हम ध्यान से देखेंगे तो इस वाले दिशा को हम कहते हैं नॉर्थ और इसको कहते हैं साउथ, ठीक है। इस वाले दिशा को, भारत के नक्शा को हमने 4 भागों में बांट दिया, चारों दिशाओं में, जिसमें एक हिस्सा जो है वो नॉर्थ का है, एक हिस्सा साउथ का है, और ये वाला जो हिस्सा है ये वेस्ट और ईस्ट का है। तो वही हम कह रहे थे कि पश्चिमोत्तर भारत जो होगा ये इस वाली दिशा की बात कर रहे हैं ना, यानी जो ये पूरा का पूरा जो ये क्षेत्र था, ये पूरा जो क्षेत्र था ये इस दिशा में फैला था। यहाँ पे इसका कोई विस्तार नहीं है, यहाँ पे भी कोई विस्तार नहीं है, यहाँ पे भी कोई विस्तार नहीं है। अगर मतलब आपसे पूछा जाए, पहला ऑब्जेक्टिव अगर छोटा सा पूछ लिया जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस दिशा में फैली हुई है, ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उत्तर दक्षिण नहीं हो सकता है। इस वाले दिशा में हम क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व में नहीं हो सकता है, या इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में नहीं हो सकता, यानी इस वाले इन तीनों हिस्सों में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी अवशेष या कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। लेकिन केवल कौन सा हिस्सा प्राप्त होता है यहाँ पे, उत्तर पश्चिम वाले हिस्सा में, ठीक है। अब एक और नक्शा आप ध्यान से देखिए, नक्शा को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक हमने नक्शा बनाया है जिसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये भारत का नक्शा है, ठीक है ना। भारत के नक्शा को आप लोग रफली बनाते रहेंगे, बार बार रफली बनाएंगे तो आप सीख जाएंगे, ठीक है। रफली आपको बनाना है। इस वाले पेन से थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रहा है, फिर भी रफली आपको बना देना है। ये भारत का नक्शा हो गया। भारत के नक्शा को आप ध्यान से देखेंगे तो इस नक्शा को हमने 4 भागों में बांटा था। एक हो गया उत्तर और दक्षिण, ठीक है। ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा थोड़ा, देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या है, ईस्ट, और ये वाला क्या है, वेस्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे एक चीज आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने बांटा है, इधर वाले हिस्से में ही हमको क्या पाया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष मिला है। यानी इस वाले एरिया में ही सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है, इधर उसका कोई अवशेष नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं और यहाँ पे भी कुछ नहीं, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता जो है
उसके सबसे पहले अगर उत्तर की बात करें हम, सबसे उत्तरी भाग, इसको जूम करते हैं थोड़ा, सबसे उत्तरी भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका जम्मू और कश्मीर में, ठीक है ना। सब उत्तरी सीमा जो है, यानी सबसे उत्तरी भाग या सबसे उत्तरी जो क्षेत्र है वो है आपका जम्मू और कश्मीर में, जिसका नाम है मांदा। क्या नाम है? मांदा। और मांदा जो ये है, जो जगह है, ये चेनाब नदी के किनारे है। तो आपसे देखिए दो क्वेश्चन, यहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी हिस्सा कौन है, तो आप बोलेंगे मांदा। क्या है? मांदा। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि मांदा जो है वो कहाँ है, तो जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। और किस नदी के किनारे है, तो चेनाब नदी के किनारे। पर ये समझ में आ गया आपको। तो हमने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है, वो उत्तरी सीमा कहाँ है, उसको हम कहते हैं मांदा, जम्मू और कश्मीर में है और चेनाब नदी के किनारे है। फिर आप ध्यान से देखिएगा, इस वाले हिस्सा को देखिए, इस वाले हिस्सा को, जो हिस्सा है वो ईस्ट वाला, यानी पूर्वी भाग की बात कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग जो है वो है मेरठ में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मेरठ के उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है? आलमगीरपुर। और ये अगर आपसे ये पूछा जाए कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है। यानी हमने आपको क्या बताया कि सबसे पूर्वी जो भाग है या सबसे पूर्वी जो क्षेत्र है वो है आलमगीरपुर। कहाँ पड़ेगा, तो मेरठ में, यूपी के, है ना, दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे पड़ता है, मतलब मेरठ में, यूपी मान के चलिए, मेरठ में पड़ता है। ये किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है। अब ध्यान से देखेंगे इस वाले हिस्सा को, आप इस वाले हिस्सा को ध्यान से देखिए। ये जो हिस्सा जो है, इस वाले हिस्सा को अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा कि ये वाला जो हिस्सा हमने बनाया है, ये हिस्सा एकदम साउथ में है, यानी पूरा दक्षिणी भाग है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग, जिसका नाम है दाइमाबाद। क्या नाम है? दाइमाबाद। ये आपका पड़ता है दक्षिण में, एकदम सबसे दक्षिणी भाग जो पड़ता है आपका दाइमाबाद, महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में। अब दाइमाबाद किस नदी के किनारे है, तो ये है आपका गोदावरी नदी के किनारे। अब गोदावरी नदी यदि ऑप्शन में नहीं दिया है तो उस केस में आपको परवरा नदी को मार देना है, क्योंकि गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है परवरा नदी, ठीक है ना। तो हमने आपको 3 अभी क्षेत्र के बारे में बताया, ठीक है ना। एक क्षेत्र देखिए जो आपको पड़ता है पाकिस्तान में। सबसे पश्चिमी भाग की बात करें हम, जैसे ईस्ट वेस्ट की, ये ईस्ट था, ये वेस्ट है, तो सबसे पश्चिमी भाग की बात करें हम, या सबसे पश्चिमी क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो है वो है सुतकांगेडोर। इसका नाम क्या है? सुतकांगेडोर। और ये आपका पड़ेगा बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। कहाँ पड़ेगा? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। नदी आपको याद रखना है दास्क नदी के किनारे। तो बस आप ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये नक्शा आपको सारा चीज बयां करता है, ठीक है ना। ये जो देखिएगा, अगर इस पूरे क्षेत्र को मिलाए तो लगभग ये त्रिभुजाकार में है कि नहीं है, और त्रिभुजाकार में है, जिसका क्षेत्र कितना था? 20 लाख वर्ग किलोमीटर। 20 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के सभी क्षेत्र। तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर फैला ये क्षेत्र, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी सबसे उत्तरी सीमा की बात करें हम तो मांदा, जो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे। अगर इसके सबसे पूर्वी भाग की बात करें तो ये है आपका, थोड़ा सा और जूम करते हैं इसको, ये है आपका ईस्ट, यानी मेरठ में है, जो है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। फिर है दाइमाबाद, जो सबसे दक्षिणी भाग है, जो महाराष्ट्र या गोदावरी नदी या परवरा नदी के किनारे है। फिर सबसे पश्चिमी भाग है, वो है आपका कहाँ पे? सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, यानी दास्क नदी के किनारे। क्या यहाँ तक आपको बात क्लियर है मेरी? यहाँ तक आपको मेरी बात क्लियर है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। आइए अगले समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक सीखा था कि पश्चिमोत्तर भारत में स्थित त्रिभुजाकार आकार कैसे था, हमने आपको बता दिया है ना, में बसा था कौन? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। अब एक बात है कि आप पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल था लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था, ये हमने आपको बता दिया है। ये चीज हमने आपको वहां पे समझाया था, देखिएगा इस चीज को आप फिर से एक बार देख लीजिए ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे जो नॉर्थ में एकदम नॉर्थ में
चेनाब नदी के किनारे जिसका नाम है मांदा, जो जम्मू पड़ता है, जम्मू और कश्मीर में। सबसे पूर्व में मेरठ के पास से आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे। दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और ये है आपका गोदावरी नदी के किनारे, या गोदावरी नदी ऑप्शन में नहीं है तो आपको परवरा नदी मार देना है, ठीक है ना। फिर सबसे पश्चिमी भाग है सुतकांगे डोर जो पड़ता है बलूचिस्तान, कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में, दास्क नदी के किनारे। एक बात और आप समझिएगा ध्यान से, ये चीज तो आप समझ गए हैं ना। अब ये इस चीज को देखिए, ये जो आप ध्यान से देखेंगे तो हमने आपको क्या बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नॉर्थ से साउथ की ओर लंबाई है, यानी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1400 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या होती है? 1400 किलोमीटर। और अगर पूरब से पश्चिम की बात करें, पूरब से पश्चिम इसकी जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर। तो हमने आपको देखिए क्या चीजें बताया, हमने आपको क्षेत्रफल बता दिया था 20 लाख वर्ग किलोमीटर, 20 लाख वर्ग किलोमीटर, ये हमने आपको बताया है। फिर हमने आपको बताया कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। फिर पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। और एक और चीज आप याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो जलीय सीमा है, यानी जल से लगने वाली जो सीमा है वो 1300 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 1300 किलोमीटर। तो क्या यहाँ तक आपको क्लियर है बात? ये आपका इंट्रोडक्शन में हमने इतनी सारी बातें आपको समझा दी है, ठीक है ना। अब आइए समझते हैं एक और चीज कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में क्या कहानी है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, तो सबसे पहले एक इतिहासकार था 1826 में, जिसका अंग्रेजी इतिहासकार जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन। तो सबसे पहले हड़प्पा के बारे में या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाला पहला जो व्यक्ति है वो है चार्ल्स मैसन। मैसन, मैसन को ऐसे याद रखिएगा, मैसेज, यानी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैसेज देने का काम किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने। किसने किया था? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने क्या किया था? इसको एक चीज मिला, हड़प्पा के टीले और पक्की ईंटों की खोज इसने किया। यानी हड़प्पा के जो भी टीला था या पक्की ईंटों की खोज किया किसने? चार्ल्स मैसन ने। तो सबसे पहले जानकारी देने का जो काम करता है वो चार्ल्स मैसन करता है। लेकिन खोज तो कर दिया, लेकिन इसने कुछ खुदाई उदाई नहीं कराया। जैसे हड़प्पा के टीले इसको मिले, पक्की ईंट भी मिले, लेकिन ये इसने उतना ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया जैसे आगे चल के ध्यान दिया गया। और एक बड़े शहर के रूप में और एक सुव्यवस्थित शहर के रूप में या बेस्ट टाउन प्लानिंग के रूप में उभर के आता है हड़प्पा सभ्यता। उस तरह से इसने उसको ध्यान नहीं दिया, बस चुपचाप हो गया, ठीक है ना। फिर आगे 1826 में इसने किया था। 1853 की जब बात करते हैं तो 1853 में आपको याद होगा, 1853 में लॉर्ड डलहौजी, एक हमारा गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे आधुनिक भारत में। ये रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ठीक है ना। तो रेलवे लाइन जो बिछाई जा रही थी मुंबई से थाने के बीच, तो इसमें एक आदमी था जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम था इसका? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो उस केस में कराची से लाहौर भी, कराची से, यानी कराची कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान, और लाहौर भी पाकिस्तान। तो कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और उसी में इन लोगों को बहुत सारे ईंटें मिले। इतना ईंटा मिला और वहाँ जब मजदूर जो थे, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो मजदूर, जितना भी मजदूर था सब, वो सारे ईंटा को घर लेके भाग गया सब, है ना। घर लेके भाग गया सारे ईंटा को। और उन लोगों को लगा कि भाई फ्री में ईंटा मिल रहा है। और जो ईंटा जो मिला वो ईंटा भी एकदम बहुत ही वेल डिजाइन था, एकदम जैसे आज के ईंटें जैसे होती है उस तरह का ईंटा आज से लगभग 3000 साल पहले मिल रहा है आपको, ठीक है ना। और भी पक्की ईंटें। लेकिन इसने भी उतनी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन आगे जब बात करेंगे, एक दो भाई थे, जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन नामक दो भाइयों ने रेलवे लाइन पे कुछ ईंटें, इन लोगों को भी कुछ ईंटें मिली थी। तो बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया, इसको खोज कराना शुरू किया, ठीक है ना। और उसके बाद से हम लोग को सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे आपको समझाया हमने कि सबसे पहले जो मैसेज देने का काम किया था चार्ल्स मैसन ने किया था। यानी सबसे पहले जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोज कराने की कोशिश किया और इसी ने खोज करके उसके बाद से एक अधिकारी को नियुक्त किया जिसका नाम था दयाराम साहनी, है ना।
और राखलदास बनर्जी, इन लोगों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज करना शुरू किए। अब एक बात आपको समझना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक शहरी सभ्यता थी, यानी ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, गांव नहीं था, ये एक शहर था, एक नगरीय सभ्यता थी, यानी एक नगर भी था, शहर भी था। नगर और शहर बोल देना काफी नहीं है, इसको हम ये कह सकते थे सुनियोजित शहर के लिए मशहूर थी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो मतलब एक शहर की विशेषता होती है, जो आज के जो शहर हैं, आज के जो शहर यानी अधिकांश शहरों को आप छोड़ दें, जैसे मान के चलिए आप बेंगलुरु को छोड़ दें या चेन्नई को छोड़ दें, मतलब कुछ खास शहरों को छोड़ दिया जाए, तो आज के भी कई ऐसे शहर हैं जिसमें इस तरह की व्यवस्था नहीं पाई जाएगी जो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हम ये कहेंगे कि जो रोड, जैसे रोड बना था, तो रोड जो था वो एकदम समकोण पे काटता था, रोड के प्रत्येक किनारे पे नालियां थी, नालियां ढकी हुई थी, और प्रत्येक नालियां गली में जाके जुड़ती थी, और जो गली में से जैसे घरों का जो पानी है वो जाता था गली से होकर सड़कों में, मतलब कि सड़कों किनारे जो नालियां थी उसमें मिल जाती थी, और ये सभी गंदी नालियों को, पानियों को एक शहर से बाहर गिरा दिया जाता था। सोचिए कितना जबरदस्त उस समय व्यवस्था था। ऊपर से जो घर बने थे, जैसे ये सड़क है, तो सड़क जो उस समय का जो घर बना था, वो जो घर बना था उसके जो मुंह था वो सड़क की ओर नहीं थे, सड़क की ओर ये लोग मुंह नहीं, मतलब दरवाजे नहीं बनाते थे, सड़क के पीछे दरवाजे खुलते थे, है ना, सड़क के पीछे, ताकि क्योंकि मतलब कि उस समय अगर कोई बच्चा हो या बूढ़ा हो या कुछ भी हो, तो उस केस में उसका एक्सीडेंट वगैरह ना हो, दुर्घटना ना हो, उस तरह का सोच इन लोगों ने रखा था, और उस तरह से अपने पूरे टाउन प्लानिंग का किया था। जो भी घर बने थे वो ग्रिड पद्धति पे बने थे। ये इसकी विशेषताएं हैं जो अभी हमको आगे बताएंगे, हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को। लेकिन फिर भी आपको एक बात जानना जरूरी होगा कि एक शहरी सभ्यता है, यानी आज से लगभग 3000 साल पहले इन लोगों ने शहर बना दिया था, और उस तरह का शहर बनाया था जो आज भी उस तरह के कई शहर इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता मानी जाती है। अब एक और बात है, आद्य ऐतिहासिक काल, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब आपको समझना है। देखिए इतिहास की बात करें हम ना, इतिहास, तो इतिहास की अगर बात किया जाए तो इतिहास जो होता है वो 3 तरह का इतिहास होता है। एक इतिहास जो 3 प्रकार का भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास में जो पुरानी इतिहास है, जैसे कहने का मतलब है कि पाषाण काल क्या है, पत्थर वाला युग, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास में। ये जो इतिहास है, मेनली कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि प्राचीन इतिहास जो है वो हिंदुओं का इतिहास, मतलब इस समय जो मेनली शासक हुए थे वो सभी हिंदू थे। लेकिन पाषाण काल लगभग प्राचीन इतिहास में आप ये देखेंगे तो सबसे ज्यादा समय बिता हुआ है पाषाण काल में, पत्थर वाले युग में। लेकिन फिर भी हिंदुओं का इतिहास कुछ इतिहासकारों ने बोला है तो मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो इतिहास है उसको हम कहते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, ये इतिहास को इस समय मैक्सिमम मुस्लिम जो शासक थे, इसको कहते हैं मुस्लिम शासकों का इतिहास। और यहाँ जो इतिहास है जिसको हम कहते हैं आधुनिक इतिहास, ये जो इतिहास है, आधुनिक इतिहास जो है, इसमें केवल अंग्रेजों ने शासन किया था, तो ये ब्रिटिश कालीन इतिहास भी इसको हम कह देते हैं। लेकिन आगे आप ध्यान समझेंगे कि इतिहास को और भी भागों में बांटा जाता है। जैसे उसके कैसे बांटा जाता है, तो एक है जिसको हम कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक है। एक को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, ये प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और एक होता है ऐतिहासिक काल। मतलब इस तरह इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। प्राक ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि वैसा इतिहास जो केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य पे निर्भर है, यानी इस समय के लोग ना पढ़ना जानते थे, ना लिखना जानते थे, ना उनके पास कोई लिपि का ज्ञान था। इस समय का जो इतिहास है, इस समय के इतिहास को हम लोग कैसे पता करते हैं, कैसे जानते हैं कि इस समय ये घटना हुई थी, तो उस समय के हमको क्या मिलते हैं, हथियार देखते हैं,
उस समय के लोग क्या क्या हथियार प्रयोग करते थे, क्या क्या उपकरण प्रयोग करते थे, किन किन चीजों से वो लोग, इमारतें क्या है, यानी खुदाई करके जितने भी जो भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, अगर हम खुदाई करेंगे तो जो साक्ष्य प्राप्त होगा उसको हम कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। तो इस समय जो था, इसमें केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य थे। यानी यहाँ पे केवल और केवल किसकी बात होती थी, पुरातात्विक साक्ष्यों की बात होती थी। इस समय पुरातात्विक साक्ष्य थे। इस समय के लोग ना पढ़ना जानते थे ना लिखना जानते थे, यानी इस समय लोग ना पढ़ते थे ना लिखते थे, और ना इनके इतिहास को आज तक कोई लिपि है, ठीक है ना। आद्य ऐतिहासिक काल वैसा इतिहास है, वैसा कालखंड है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। उस समय के जो ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, या जो लिखित साक्ष्य हैं, हम ये कहें कि इस समय के जो लिखित साक्ष्य हैं उसको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे अगर आप बात ध्यान से समझे अगर, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको आज तक पढ़ा नहीं जा चुका है, उसको कोई नहीं पढ़ पाया है। अगर उस लिपि को पढ़ा जा सकता तो आज हम उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन हमने केवल पुरातात्विक साक्ष्यों की मदद से ही इसके बारे में पढ़ा है। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, वैसा इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य है लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं है। तो जब लिखित साक्ष्य नहीं है तो उसको पढ़ा भी नहीं जा सका है। आद्य ऐतिहासिक काल वैसा इतिहास का कालखंड है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो है, लिखित साक्ष्य भी है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल में क्या होता है, वैसा कालखंड जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य और ऐतिहासिक यानी लिखित साक्ष्य दोनों मौजूद है और उसे पढ़ा भी जा चुका है। जैसे महात्मा गांधी के बारे में, जैसे मौर्य साम्राज्य के बारे में, है ना, गुप्त साम्राज्य के बारे में, तो लिखित साक्ष्य है। उस समय की किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उस समय इमारतें भी मिली है, सिक्के भी मिली हैं जो खुदाई करके निकाली गई थी। तो उस समय के इतिहास को हम पढ़ सकते हैं। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने बोला कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। तो बिल्कुल सही बात है, आद्य ऐतिहासिक काल में आएगा ही। क्यों, कैसे नहीं आएगा आद्य ऐतिहासिक काल में? देखिए, क्योंकि इस समय के जो लिपि था वो लिपि का तो ज्ञान था नहीं था, ज्ञान था। इस समय के लोगों को लिपि का ज्ञान था, लेकिन मानव जो है, जो अभी के मानव है, इन लिपियों को पढ़ने में सक्षम नहीं थे। यानी अभी के जो मानव है, जो हम हैं, आज तक सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि है, यानी उन्होंने क्या लिखा है, कुछ लिख के इसे लिख के चला गया सब, है ना, तो क्या लिखा है उसको हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो लिखित साक्ष्य तो है हमारे पास, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो वही हमने आपको बताया कि आद्य ऐतिहासिक काल वैसा कालखंड होता है जिसमें लिखित साक्ष्य होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा ना जा सका है, उसको हम पढ़ नहीं पाए। अगर हम पढ़ पाते तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती। ठीक है, अब एक बात समझ लीजिए कि हमने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, और ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। दो बातें बताया, इस समय के जो मानव थे उनको लिपियों का ज्ञान था, लेकिन उन लिपियों को अभी के मानव पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है ना, आप समझिएगा ध्यान से। देखिए, कार्बन 14 प्रणाली के आधार पर इस सभ्यता की तिथियों का निर्धारण किया गया था। यानी कार्बन 14 प्रणाली क्या होता है, तो कार्बन 14 ये जो है इस पद्धति से और इस प्रणाली से हम लोग इस सभ्यता की तिथि जो मतलब कि ये पता करते हैं कि ये जो सभ्यता थी वो कब से शुरू हुई थी और कब से खत्म हुई थी। तो इसमें भी कुछ इतिहासकारों का अलग अलग मानना है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मान अपना बताते हैं। हम लोग जो पढ़ेंगे एनसीईआरटी वाला ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का अलग अलग समय अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग माना गया है। जैसे सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे, मार्टिन व्हीलर जो था, इसने बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक होगा। ठीक है, अब ये बीसी क्या है, एडी क्या है, हम लोग इसको अगले वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि मार्टिन व्हीलर ने क्या बोला था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2500 बीसी से शुरू हुआ था और 1500 बीसी में खत्म हुआ था। थोड़ा सा एडी बीसी के बारे में आपको समझा देते हैं। देखिए, ये आपका है टाइमलाइन, ठीक है ना। यहाँ पे ईसा मसीह के जन्म को हम 0 मान लेते हैं, यानी बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट उसको मान लेते हैं 0, और ईसा मसीह के जन्म को 0 मानते हैं। और उसके आगे जब जाते हैं तो हमारा गिनती स्टार्ट होता है 1 2 3 और ऐसे करके 2026 चल रहा है अभी, ठीक है ना।
ईसा मसीह के जन्म से पहले यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम कहते हैं एडी। क्या कहते हैं? एडी, एनो डोमिनी। क्या कहते हैं इसको? एनो डोमिनी, जिसको हम कहते हैं ईस्वी। क्या कहते हैं? ईस्वी। ईसा मसीह के जन्म के पहले यानी इनके जन्म के पहले की बात करें हम तो पहले को हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, बीसी। क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट, बीसी, यानी इसको हम कहते हैं ईसा पूर्व। क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ईसा पूर्व, इसको हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ का जो डेट चलता है वो उल्टा चलता है। जैसे मान के चलिए 300 बीसी, तो यहाँ हो जाएगा 250 बीसी, यानी घटते हुए चलेगा। यहाँ हो जाएगा 1 बीसी, यानी यहाँ पे जो होगा वो दिन जो हम लोग ईस्वी काउंट करेंगे, जो भी मतलब काल निर्धारित करेंगे, वो घटते हुए क्रम में होगा। जैसे यहाँ से देखिए 1 2 3, तो ऐसे आएंगे तो घटेगा ना, ऐसे जाएंगे तो 1 2 3 आगे बढ़ेगा, लेकिन इधर से आएंगे तो घटेगा। ठीक है ना, तो ईसा पूर्व यानी बीसी का मतलब ये होता है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो ईसा मसीह के जन्म के 1 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 2.5 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले, तो ये सब जो है इसको हम कहते हैं बीसी यानी ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले कालखंड को हम कहते हैं एडी, जिसको हम कहते हैं ईस्वी, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ठीक है, लेकिन इस चीज को आगे जाके जैसे दिक्कत ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग धर्म को मानते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल, जैसे मान के चलिए जो क्राइस्ट यानी ईसा मसीह की बात किया जाए तो ईसा मसीह तो क्रिश्चियन में आएंगे, तो क्रिश्चियन वाले इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पारसी है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई यहूदी है, तो उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने अलग अलग इसको माना है ना। उन्होंने क्या बोला कि हम इसको नहीं मानेंगे, हम एडी और बीसी को नहीं मानेंगे। उन्होंने बोला कि हम अलग मानेंगे। और उन्होंने तब क्या किया, उन्होंने एक निर्धारण किया सीई, जिसको हम कहते हैं कॉमन एरा। क्या कहते हैं? कॉमन एरा। तो कॉमन एरा में क्या होता है, ये ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले जो समय है उसको इन लोगों ने कॉमन एरा बोल दिया, यानी सीई। और ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है, जैसे यहाँ पे इसको बोल दिया बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। तो इस तरह से क्या किया, अलग अलग धार्मिक मान्यताओं ने बोला कि हम बीसी एडी को क्यों मानेंगे, हम क्यों क्रिश्चियन धर्म को माने, हम अपना निकालेंगे, है ना। एक ऐसा चीज चाहिए जो धर्म से क्या करे, धर्म उसमें हो ही ना। तो इसलिए इन्होंने बोल दिया बीसीई, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात है कि मार्टिन विलर ने बोला कि 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता थी। लेकिन डीपी अग्रवाल क्या कहता है कि 2350 से लेकर 1750 तक सिंधु घाटी सभ्यता थी। एनसीईआरटी इसी को मानती है। ठीक है ना, एनसीईआरटी क्या करती है, इसी को मान के चलती है। जॉन मार्शल की अगर बात करें, जॉन मार्शल जो था, इन्होंने बोला कि 3250 से लेकर 2750 तक सिंधु घाटी सभ्यता थी। मैके ने क्या बोला, मैके ने बोला कि 2800 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो देखिए ये मतलब अगर आपसे पूछे तो आप ध्यान रखिएगा 2500 बीसी से 1500 बीसी तक किसने बोला है, मार्टिन विलर ने। 2350 से 1750 तक किसने बोला है, डीपी अग्रवाल ने। फिर आपसे 3250 से लेकर 1750 तक 2750 तक किसने बताया, जॉन मार्शल ने। 2800 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक किसने बताया, मैके ने। और एनसीईआरटी किसको मानती है, डीपी अग्रवाल को। तो एनसीईआरटी मानती है कि 2350 से लेकर 1750 तक सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, तो इस तरह आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता का इंट्रो यानी भूमिका क्या थी। अब धीरे धीरे अगले क्लास में हम लोग इसको और भी आगे डिस्कस करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इतनी जानकारी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, हमें पूरी उम्मीद है। हमने आज क्या शुरू किया, सिंधु घाटी सभ्यता। क्लास 12th का हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, और क्लास 12th के इतिहास में सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ईट मनके और अस्थिया। ठीक है ना, ईट मनके और अस्थिया। तो ईट मनके और अस्थिया में हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहले परिचय क्या था, और फिर हमने पढ़ा कि इसका ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता है। इस समय के लोगों को लिपियों का तो ज्ञान था, लेकिन इन लिपियों को आज के मानव पढ़ नहीं पाए हैं।
ये एक आधे ऐतिहासिक काल में आता है जिसमें लिखित साक्ष्य है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य कहने का मतलब ये होता है कि वैसा साक्ष्य जो खुदाई करके निकाली गई हो, जैसे सिक्का, उस समय के मापतौल, जैसे बटखरा है ना, उस समय की मूर्तियां, उस समय की कुछ ना कुछ अवशेष, जो भौतिक अवशेष, जो मानव ने अपने जीवन में जो चीजें प्रयोग की है उसको निकालना, उसको हम कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे इसी के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।